हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यार पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे साल में। अपने सपने, अपने माता पिता के जो भी सपने हैं, आपके वर्दी पाना है, एक जॉब लेनी है, इस सपने को सच करके दिखाएंगे। और अब नया साल जैसे आ ही गया है, तो आपके जितने भी बहाने थे, जितने भी आपने एक डेडलाइन सेट कर रखी थी ना कि जिस दिन नया साल आएगा उस दिन से हम करेंगे पढ़ाई, तो अब वो आपका नया साल भी आ गया है। तो आई होप कल से ही आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी होगी, ठीक है। बट बहुत से बच्चों ने कल नहीं पढ़ा होगा कि यार आज तो पहला दिन है, क्या ही पढ़ते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो आज 2 तारीख हो गई, आई होप आपका एन्जॉय भी हो गया होगा और अब वापस से आप पढ़ाई पे अच्छे से जुटेंगे। और इस बार जब जुटेंगे आप पढ़ाई पे, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो 1 हफ्ते पढ़ोगे या 1 महीना पढ़ोगे, फिर जनवरी के बाद सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। दरअसल ऐसे आए हुए मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो भी जाते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बट मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप जो है अब जो है पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे पूरे साल भर। इनफैक्ट साल भर ही नहीं, जब तक कि आपके लिए पूरी एक नौकरी आपके नाम नहीं लिखता जाती है, जब तक आप एक ऑफिसर नहीं बन जाते हो, जब तक आप एक नौकरी नहीं पा लेते हो, अपने सपने सच नहीं कर लेते हो, तब तक आप जो है अब नहीं हटोगे पीछे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, जैसे कोई भी हमारा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है, कोई क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो शुरू-शुरू में पहली क्लास पे आप देखिएगा कि बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, बच्चे आते हैं, ठीक है? और देखते हैं, लेकिन बाद में जाते-जाते वो बहुत कम ही ऐसे बच्चा बच पाता है जो रेगुलरिटी के साथ क्लासेस को करे, डेली पढ़े, चाहे वो क्लासेस से हो, चाहे बुक से हो। क्योंकि मतलब 1-2 दिन सबके अंदर वो मोटिवेशन रहता है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी कंटिन्यूटी वो हर बच्चे के अंदर नहीं रहती। और जिन बच्चों के अंदर देखो रहती है, वही वो ऐसे बच्चे होते हैं, आप पूछते हो ना वो कौन होते हैं जो एक सीट पा ले रहा है? वो वही होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी जिनके अंदर होती है, ठीक है? जो ऐसे टालते नहीं हैं काम को, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, नए साल पे कर लेंगे, सोमवार को कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, तो वो सब आपके साथ नहीं होना चाहिए। जो आपका नया साल का इंतज़ार था वो भी आ ही गया, तो एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फिज़िक्स का लेक्चर। एंड ये जो फिज़िक्स का लेक्चर है वो हमारा 4th नंबर का लेक्चर है, 3 आपकी क्लासेस ऑलरेडी आ गई होंगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो जाके उन क्लासेस को देख लीजिएगा। 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, आई मीन 4 क्लासेस आपकी हो गई हैं जिसमें 3 टॉपिक कवर हुए हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है आपकी फिज़िक्स की, जिसमें हम बात करेंगे आपकी वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था आपका फ़ोर्स, उससे लास्ट में भी फ़ोर्स देखा था हमने। तो हमारे यूनिट एंड मेज़रमेंट हो गया है आपका, हमारा फ़ोर्स हो गया है आपका और साथ ही मोशन हो गया है हमारा आपका, ये आपका 4th टॉपिक है और हमारी क्लास नंबर 5 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होती है, हम तीनों की तीनों चीज़ों को देखेंगे क्योंकि कार्य फिज़िक्स में, आपकी भौतिकी में और हमारी जो हमारी डे टू डे लाइफ़ है उसमें कार्य को समझना दोनों बहुत ही हमारे विपरीत हैं, मतलब मैं बोलूँगी अलग-अलग चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें आपको लगता है डे टू डे लाइफ़ में कि हम उसको कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो आपका फिज़िक्स में देखोगे तो आप कार्य नहीं है। तो फिज़िक्स में कार्य क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या-क्या रहेंगे, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है? तो बेसिकली मैं बात करूँ तो भौतिकी में कार्य किसको कहते हैं? फिज़िक्स में हमारा कार्य वर्क उसको कहते हैं जब किसी भी वस्तु पर आप बल लगा के उसको विस्थापित कर पाओ, उसी को हम बोलते हैं कार्य। जैसे कि ये पेन है, ये यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लगा हुआ था, मैंने इसमें फ़ोर्स लगाया और इस तरीके से मैं इसको खिसका के यहाँ तक ले आई। तो जब मैं यहाँ तक ले आई यानी कि मैंने इसको, इसकी जो जगह थी यहाँ पे था ये, यहाँ से उठा के इसको यहाँ तक विस्थापित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ है, मैंने कार्य किया है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सर पे 1 किलो का, या 1 किलो छोड़ो, मैं सर पे 50 किलो की बोरी लेके सुबह से शाम तक खड़ी रहूँ, जो पॉसिबल है नहीं, ठीक है? फिर भी मान के चलते हो कोई भी व्यक्ति है वो 20 किलो वज़न लेके खड़ा रहा है 2-4 घंटे जो भी है, तो क्या आप उसको कार्य करोगे? कहोगे? नहीं, आप उसको कार्य नहीं कहोगे इन फिज़िक्स। क्यों नहीं कहेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है? जैसे अब ये जो बोर्ड है, इस पे मैंने सुबह से शाम तक ताकत लगा दी कि मैं इसको उखेड़ दूँ। अब बोलोगे आप मैडम आधी आधी तो फिज़िक्स आपने जो इस बोर्ड से और इस पेन से ही खत्म कर दी, ठीक? तो सबसे सही मुझे एग्ज़ाम्पल देना यही नज़र आता है बेचारा, ठीक है? तो अगर मैं इसको खींच रही हूँ, इसको मैंने खींचा 30 मिनट तक पूरा ज़ोर ज़बरदस्ती सब लगा लिया, भाई मैं तो बोलूँगी मैं थक गई सुबह से, लेकिन ये जो बोर्ड है ना बेटा, ये टस से मस नहीं हुआ, ये अपनी जगह से हिला नहीं, ठीक है? अपनी जगह से क्या है, इसने हिल के नहीं दिया, तो क्या मैंने कार्य किया? नहीं, वर्क वाज़ ज़ीरो, ठीक है? तो कार्य क्या हुआ? कार्य हुआ ज़ीरो।
ठीक है, तो कार्य हमारा नहीं हुआ, कोई भी आपका जो कार्य है वो हमारा नहीं हुआ। कार्य तभी हो रहा है जब विस्थापन आपका हो रहा है। जैसे मैं बताती हूँ, 31 की रात को मैं सुबह ही ऑफिस आ रही थी और आते टाइम मैंने चाबी लगा के ताला बंद करके चाबी को पॉकेट में रख लिया, वो रास्ते में गिर गई। शाम को जाके मैंने ताला वाला तोड़ा, तो मैंने आग लगाई, जो रील वील में नहीं देखते चोरी करते हो कि चोर से पूछा कि तू ताला कैसे तोड़ता है भाई, उसने एकदम पेट्रोल वेट्रोल छिड़क के आग लगाई, वैसा कुछ नहीं होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, जैसे-तैसे किसी से पेट्रोल माँगी, आग लगाई भाई फ्रिज में, लगने से बच गई लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, ताला वाला कुछ नहीं टूटा उससे। ठीक, फिर हमने क्या किया, ईंट-वींट मारी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मारी पर मेरे से वो नहीं टूटा। अब मेरे लिए तो भाई मेरी साँस फूल गई थी, मेरा हाथ दर्द कर गया, बहुत काम किया है, लेकिन अगर मैं भौतिकी में देखूँ तो मैंने काम नहीं किया है, क्योंकि मेरे से काम हुआ ही नहीं, ठीक है? तो क्या बोलेंगे इसमें, काम हमारा वर्क वाज़ ज़ीरो, कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, ठीक है? तो हमारा क्या है, एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं। जब कोई बल फोर्स किसी वस्तु को अपनी दिशा में कुछ दूरी तक ले जाए तो हमारा वर्क होता है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या कर रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट को कॉज कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन इट इज नोन एज व्हाट, हमारा कार्य। तब इसको बोलते हैं हम कि ये है हमारा वर्क, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हमारा क्या रहेगा, फोर्स, एक तो हमारा W बराबर होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन कितना हुआ है, कितना फोर्स लगाने पे कितना विस्थापन हुआ है। जैसे एग्जांपल बताऊं, ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, पत्थर मान के चलो, ये हमारा पत्थर है। ये पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था, मैंने इस पे लगाया फोर्स, मैंने क्या लगाया, इस पे फोर्स लगाया। अब ये जो पत्थर था ये उठ के यहाँ पर पहुंच गया बाद में, ठीक है, तो इतना मतलब ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है इसका विस्थापन। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना बल, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 20 न्यूटन का बल लगाया, कितना, 20 न्यूटन का बल लगाया, फिर ये कितना विस्थापन हुआ, विस्थापित हुआ उस बल को लगाने के बाद, तो वही हमारा फोर्स आ जाता है, ठीक है। और यहाँ हाँ, इसमें हम इंटू कॉस थीटा और करते हैं। कॉस थीटा क्या है, ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा क्या है, ये कॉस थीटा है हमारा एंगल विस्थापन के बीच में और लगाए गए बल के बीच में। क्या, विस्थापन के बीच में और हमारे लगाए गए बल के बीच में। जैसे मैं बात करूं, कोई भी, जैसे यही वाला फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ ये ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स की दिशा क्या थी, ये इस दिशा में फोर्स लगाया, ठीक है, और विस्थापित की किधर हुई वस्तु, विस्थापित भी इधर हुई हमारी वस्तु, ठीक। तो इसमें कौन सा कितना एंगल बनेगा बताओ, 90 डिग्री बनेगा हमारा, 180 डिग्री बनेगा, या फिर 0 डिग्री बनेगा, कैसा एंगल बनेगा, ठीक है। वहीं मैं बताऊं कि मैं फोर्स लगा रही हूँ किसी वस्तु पे इस दिशा में, लेकिन विस्थापन उसका विपरीत हो रहा है, यानी कि 180 बन गया। तो वो हमारे केसेस हैं, वो हमारे केसेस हैं जिसमें आपका कार्य है सकारात्मक भी हो सकता है, कार्य नकारात्मक भी हो सकता है, कार्य जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्य के हमारे 3 प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा, कि जो हमारा कॉस थीटा है, यानी कि विस्थापन और आपके लगाए गए बल के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कार्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। अच्छा, कार्य की इकाई देख लो, 3 प्रकार समझने से पहले कार्य की इकाई है हमारी, यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट है आपकी जूल, ऐसा यूनिट है हमारी जूल, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, ओके, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, इसकी हम ना एक बारी सीजीएस यूनिट और आपका देख लेते हैं, ठीक है क्या, इसको मैं रफ कर दूं, चलो यहीं पे दूसरे पेन से एक बारी। तो हम क्या बात करेंगे, इसका सीजीएस यूनिट। किसी को पता है तो सोच के देखो, सीजीएस यूनिट मतलब याद करो क्या होगी हमारी, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट हो जाती है हमारी डाइन इंटू सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सीजीएस यूनिट है हमारी क्या, आपका ये है आपकी क्या, सीजीएस यूनिट। अब ये सीजीएस क्या है, एसआई क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपका पता होना चाहिए, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको अर्ज बोलते हैं, ERG, ठीक है। तो ये है हमारी क्या हो गई, आपकी सीजीएस यूनिट हो गई। अब अगर आपसे पूछे कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, तो आप बता पाओगे 1 जूल में कितने होंगे, तो वो भी आप देख लो। 1 जूल में हमारा रहता है, 1 जूल बराबर हमारा 10 की पावर 7, ठीक है। कितना रहेगा हमारा, 10 की पावर 7 अर्ग रहता है, ठीक है। कितना रहेगा हमारा, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग आपके होते हैं। तो सीजीएस यूनिट याद रखना हमारा क्या, अर्ग रहेगा, ठीक। और 1 जूल में कितने रहेंगे, ये भी आप एक बारी याद करके चलिएगा, ठीक है। और हाँ, शायद मुझे लगता है डायमेंशनल फॉर्मूला पीछे नहीं दिया हुआ है, तो एक बारी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका और देख लेते हैं।
डायमेंशनल फॉर्मूला। और वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जैसे इसका इसका जो था हमारा आपका सॉरी फॉर्मूला क्या था इसका, तो फॉर्मूला था हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था किसी भी चीज़ का अगर आपको फॉर्मूला पता है कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यू, तो आपको वहाँ से निकालना आना चाहिए कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कैसे निकलता है। तो सेम फोर्स का लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं एक बारी बता दूँ, तो इसका जो होगा हमारा वो रहता है आपका एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, एम के पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब इसकी पावर है 1 आपका, ठीक है। m1 l2 और t हमारा क्या है, t आपका हो जाता है -2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके टाइप्स ऑफ वर्क पे। अब हम किस पे आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव वर्क कि नकारात्मक कार्य क्या होता है। क्या होता है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज नेगेटिव। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं हम घर्षण बल की, क्या फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हमारा घर्षण बल। क्या, हमारा घर्षण बल कैसे होगा इसमें, जैसे आपको बताया था कि हमारा साइकिल चला रहे हो आप रोड पे, या आप खुद भी चल रहे हो रोड पे, तो आप क्या फोर्स लगा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप आगे की दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हो, आप इधर जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपके द्वारा जो फोर्स की डायरेक्शन है ये है हमारा बल की डायरेक्शन, बल की दिशा है ये। लेकिन जो आपका नीचे से उस पर घर्षण बल लग रहा है वो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है, हमारी पीछे खींचने की आपको कोशिश कर रहा है। तो इसमें एंगल कितना कैसा बना हमारा, ठीक है, ये हमारा कैसा एंगल बना, ये हमारा एंगल बन गया आपका 180 डिग्री का, ठीक है। इसमें एंगल हमारा कैसा बनेगा, आपका एंगल बनता है यहाँ पर 180 डिग्री का, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बनता है। सेम मैं बता दूं आपको, जैसे कार या फिर बाइक वगैरह आप चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें एकदम से आप ब्रेक जब मारते हो, ठीक है, आप आगे जाने की कोशिश करो, ब्रेक का मतलब है आपको पीछे की ऑपोजिटली आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इस दिशा इस हमारी सिचुएशन में क्या होगा, हमारा थीटा जो एंगल बनेगा आपका विस्थापन के और बल के बीच में, तो वो कैसा बनता है, वो हमारा 180 डिग्री का आपको देखने को मिलता है। तो 180 डिग्री जब थीटा की वैल्यू आती है, इस केस में हमारी जो आपको निकलेगा वो आपका क्या निकलता है, माइनस में आता है। क्या, हमारा माइनस में, नेगेटिव। काम कैसा रहेगा, काम रहेगा हमारा नेगेटिव, नकारात्मक काम है, ठीक है, कि काम जो है आपका विपरीत दिशा में हुआ है, बल इधर लग रहा था, काम हमारा विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा काम कैसा हुआ है, आपको विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। फोर्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क विल बी नेगेटिव, ठीक। तो हमारा मतलब दोबारा से एक बार समझाती हूँ फ्रिक्शन फोर्स को ही, जैसे आपका घर्षण बल जो है वो हमारा ऑपोजिट दिशा में लग रहा है, लेकिन आप जो है उसको आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या है आगे विस्थापित हो रहे हो, लेकिन घर्षण बल जो है वो आपको पीछे खींच रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसके इसमें बल के बीच में, विस्थापन के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, वो यहाँ से हम एक बार एफ इसको ना यहाँ से इरेज करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक कर लेना इसको, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, आपसे पीछे लग रहा है, वो आपको पीछे खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो वर्क कैसा हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब आ जाता है दूसरा केस, जिसमें हमारा वर्क कैसा रहता है, हमारा जीरो वर्क। जीरो तब रहता है हमारा जब जो है देखो, जब हमारा एंगल कैसा हो, जब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू, आपको हमारा कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री, और आपका कॉस 90 कितना होता है, हमारा 0 होता है। तो इस केस में हमारा जो है वर्क कैसा हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक 50 न्यूटन की, एक 50 न्यूटन का हमारा फोर्स लगा रहे हैं किसी वस्तु पे हम, ठीक है, क्या है 50 न्यूटन का आपका फोर्स लगा रहे हैं हम किसी वस्तु पे, और जो उसका विस्थापित हो रही है वो कितनी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा है 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमारा जीरो होती है, तो 50
इंटू 2 करोगे आप, इंटू 0 करोगे तो हमारा कैसा हो जाएगा 0, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो विस्थापन है वो हमारा, सॉरी जो हमारा कार्य है वो कैसा है आपका 0 है, शून्य कार्य है। कार्य कैसा है हमारा शून्य है। जब विस्थापन शून्य हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। या फिर बल 90 डिग्री लगने पर हमारा कॉस 90, ठीक है। तो जब विस्थापन नहीं हो रहा है तब भी है हमारा, और जब आपका एंगल जो है विस्थापन के बीच में और बल के बीच में 90 डिग्री का बनता है तब भी हमारा कार्य कैसा रहता है आपका रहेगा शून्य, ठीक है। एक केस और होगा हमारा, एक सेकंड, शून्य हो गया, नेगेटिव हो गया, एक सेकंड, हाँ हमने पॉजिटिव वर्क तो छोड़ ही दिया, मेन तो काम यही है, काम तो इसी में यही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं बताऊं, किसी भी चीज को मैं धकेलती हुई ऐसे करके लेके जा रही हूँ, किसी भी चीज को मैं धकेलती हुई लेकर जा रही हूँ, बोरी का कट्टा है, कुछ भी है, किसी चीज में धक्का मारते हो आगे खिसकाते जा रहे हो। जैसे वही वाला केस दोबारा से, एक वुडन ब्लॉक है, इस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो, ये विस्थापित भी इस दिशा में ही हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में क्या देखने को मिलेगा हमारा, इस केस में आपका जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो उस केस में हमारा क्या होता है, आपका कार्य जो है वो धनात्मक रहेगा। कार्य कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव, वर्क विल बी पॉजिटिव, ठीक है। कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, देन वर्क विल बी पॉजिटिव। तो कार्य हमारा कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो जितने भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव कब है, वो पॉजिटिव तभी है जब हमारा विस्थापन और बल दोनों आपका एक दिशा में लग रहा है, ठीक है। आगे समझ में, तो हमने पॉजिटिव वर्क देखा जहां पे आपका बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में हो, ठीक है। दूसरा हमने नेगेटिव कार्य देखा, जब आपके cos थीटा का मान कैसा हो, 90 होता है, तो हमारा कार्य कैसा होता है, नकारात्मक होता है। जैसे आपके कार का ब्रेक हो गया, इसमें हमारे फ्रिक्शन फोर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हमारा क्या दिखाते हैं, आपका कार्य जो है वो कैसा है, हमारा कार्य है आपका ऋणात्मक। और वर्क जीरो कब होता है, जब हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और फिर हमारी, या फिर बोले हम, थीटा का मान अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है तो हमारा कैसा हो जाएगा, आपका काम काम रहेगा आपका जीरो, कार्य कैसा होगा हमारा, शून्य हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, इस बोर्ड पे मैं धक्का मारे जा रही हूँ, बहुत देर से मैं मार रही हूँ धक्का, लेकिन ये जो बोर्ड है टस से मस अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। मैं बल तो लगा रही हूँ लेकिन ये अपना जगह से हिल ही नहीं रहा है। तो क्या होगा इसमें, इसमें मेरे केस में कैसा रहेगा, कार्य मेरा रहेगा शून्य, मैंने कोई भी कार्य आपका नहीं किया है। आगे समझ, ठीक है। तो ये है हमारा पॉजिटिव वर्क। जैसे ट्रॉली बैग आप ले जाते हो खींच के, मार्ट वगैरह में सामान खरीदते हो, वो वाली ट्रॉली को आप धकेल ले जा रहे हो, तो ये हमारा पॉजिटिव कारक है। कोई भी चीज आप ऊपर उठा रहे हो ऐसे, तो हमारा कार्य कैसा है आपका, नेगेटिव है। कार्य क्या है, नेगेटिव है आपका, ठीक है। ये है हमारा जीरो। जैसे स्कूल में नहीं होता था कि बहुत घंटों आपको पनिशमेंट मिलता था, टीचर बोलता था काम अगर होमवर्क करके नहीं ले जा रहे हो, कम नंबर आए तो बाहर जाके खड़े हो जाओ। मैं भी हुई हूँ, खैर बहुत खड़ी हुई हूँ मैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे, गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, घंटों खड़े कर दिए, तो पूरा का पूरा पीरियड जब तक मैं पढ़ाऊंगा आप लोग क्या है बाहर ही रहोगे, ठीक। तो क्या है, वो क्या है, आपको लग रहा है बहुत काम है, आप एक जगह खड़े हो, टीचर ने खड़ा कर दिया, बट वो काम नहीं है, वो जीरो है, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे तो देखो भाई, तुरंत आके मम्मी पापा से शिकायत कर देते हैं, आज टीचर ने मेरे को थप्पड़ मारा है, ठीक। और हमारे टाइम में मारा है, पीटा है, कूटा है, जो करना है करो, बट बच्चा हमारा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तुम झापड़ मारो, तुम हाथ पे डस्टर मारो, तुम डंडियां मारो, कुछ भी मारो, बट बच्चा हमारा पढ़ना चाहिए, दैट्स इट। कोई हमारी सिफारिश लेने नहीं जाता था, ठीक है। उल्टी घर पे डर लगता था यार, बताएंगे कि हम आज पिटे हैं तो उल्टा और डबल पिटाई लगेगी कि तुम काम काहे नहीं करके ले गए हैं। तो ये सब हमारा देखने को मिलता है, बट अभी ठीक है, अभी बहुत ओवर पजेसिव है माता पिता, तभी हमारे बच्चे थोड़े से ज्यादा बिगड़े हुए भी हैं आज के टाइम के, कह सकते हैं आप। बहुत जिद्दी होने लगे हैं। हमको तो स्कूल से ज्यादा डर घर वालों से लगता था कि उल्टा दोबारा से कुटाई करोगी हमारी, ठीक। अगला देखते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी। अभी हमने देखा कार्य और अब देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है,
ठीक है, कार्य करने की क्षमता एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? आप जब खाते हो, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जब आप खाते हो, कैलोरीज़ लेते हो, तो आपके अंदर एनर्जी होती है। जिस दिन हम नहीं खाते हैं, जिस दिन हम अच्छे से नहीं इनटेक करते हैं फूड का, कई दिनों से जब अगर बेहतर नहीं खा रहे हैं, तो हमारे अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, जो आपकी ऊर्जा है, वो ओके हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है? उस दिन हम ऐसे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं इन सम केसेस। ठीक है? तो द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी इसकी। ठीक है, ये क्या किया है? हाँ, हाँ, यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट है हमारी आपकी जूल, इसकी यूनिट होती है हमारी जूल। और कमर्शियल यूनिट क्या होती है हमारी? जिसमें आपका बिजली का बिल आता है, तो वो किस में आता है? वो आता है हमारा किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये होती है हमारी कमर्शियल यूनिट, जिसमें आपका बिजली का बिल आता है, यूनिट में आता है ना, 8 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट, ऐसे करके। ठीक, तो वैसे याद रखोगे क्या है? हमारी जूल है। तो एनर्जी अगर आपसे पूछे, द एबिलिटी टू डू वर्क, वो हमारी एनर्जी है। जैसे मेरी एनर्जी कुछ और हो सकती है, हम सामने जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को, उनकी एनर्जी कुछ और हो सकती है। कुछ लोग लगातार 10 घंटे काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ लोग लगातार 12 घंटे कर सकते हैं, कुछ 4 घंटे कर सकते हैं, कुछ 5 घंटे कर सकते हैं, तो वो इनकी उनकी ऊर्जा है, वो उनकी क्या है? उनके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, जितनी ऊर्जा होगी उतना हम काम करोगे। तो ऊर्जा, अब यहाँ ऊर्जा थोड़ा और अच्छे से समझते चलना, क्योंकि अभी पावर आएगा, अभी आएगा हमारा पावर, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। शब्द याद रखो, एबिलिटी टू डू वर्क या फिर कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? आपका ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं, इतना याद रख लेना। अब ऊर्जा के टाइप देखेंगे हम, कैसी कैसी ऊर्जा होती है। हमारा गतिज ऊर्जा होती है, आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, सारी की सारी एनर्जी की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे बात हम काइनेटिक एनर्जी। जो ऊर्जा वस्तु को उसकी गति से मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, जैसे गति में है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? उसके अंदर है गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि हमारा पंखा हो गया, फैन है जब चल रहा है, कोई भी साइकिल से आप चल रहे हो, गाड़ी चल रही है। ठीक है, कोई भी वस्तु है जो हमारा गति में है, जो आपका मोशन में है, तो उसके अंदर कैसी ऊर्जा आएगी? उसके अंदर आएगी हमारी गतिज ऊर्जा। जो वस्तु को उसकी गति से मिलती है, इसी को बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। एनर्जी possessed by a body due to its motion known as kinetic energy। हेलो मैम, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो इसका हम एक बारी फॉर्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या है? तो के ई बराबर हो जाता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, बी क्या है? हमारी वेलोसिटी है। देखो, ये एक जैसे ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा एक बॉक्स है, इसका मास हमारा कुछ रहा होगा, एम मास है ना इसका। अब आपने इस पे लगाया बल, इस पे हमने एफ लगाया, हमने फोर्स लगाया, बल लगाया। तो पहले इसके अंदर वेलोसिटी नहीं थी, पहले इसके अंदर वेग नहीं होता है हमारा। फिर हमने इसको विस्थापित करके यहाँ पहुंचा दिया, तो इस एम द्रव्यमान की वस्तु के अंदर क्या आ जाता है? हमारा वेलोसिटी भी आ जाएगी, वेग भी आ जाएगी, जो आपके फोर्स को अप्लाई करने से आया है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी निकालो, जो हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके एग्जाम में, रेलवे में काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो के ई बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, कि वस्तु का मास और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा? आपका काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल देख लो, वैसे तो मैंने बता ही दिए। एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा है, कोई भी साइकिल, वुमेन साइकिल या फिर हमारी कोई भी कार चल रही है। ठीक है, विंड मिल रोटेट कर रही है, ये बॉय स्केट बोर्डिंग कर रहा है। ठीक है, बॉय किकिंग अ बॉल, बॉल को किक कर रहा है, तो बॉल को जैसे ही किक किया उसने, फोर्स लगाया। ठीक है, उसके अंदर क्या? वेलोसिटी आ गई। ठीक है, उसके अंदर क्या? हमारा वेग आ जाता है। अगला देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो ऊर्जा वस्तु को उसकी हाइट, शेप से मिलती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे ये पेन है, ये पेन है, देखो मैं इसको ऐसे करके नीचे से, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो काम कर रहा है ना, मतलब ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन मैंने इस पे फोर्स लगा के रोका हुआ है। अब मैं इसको और ऊपर ले जाऊंगी, और ऊपर ले जाऊंगी, जितना ज्यादा ऊपर लेती हुई जाऊंगी, उसके इसके अंदर, इस पेन के अंदर ना एक एनर्जी स्टोर हो रही है, और जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर मैं जैसे ही इसको नीचे छोड़ूंगी, गिरी गैस बारी, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो मतलब मैंने जैसे ही इसको छोड़ा,
इसके अंदर वो छोर से यहाँ से ऐसे-ऐसे जब गिर रहा था ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसके अंदर, वो हमारी कम होती जा रही थी, वो हमारी क्या है इसके अंदर कम होती जा रही थी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेके जाएँगे, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हमारी स्टोर होती जाएगी, ठीक है? उतनी ही ज़्यादा स्टोर होती जाएगी। तभी जितनी ज़्यादा स्टोर होती जाएगी तो ऊपर से जब आप उसको नीचे फेंकोगे तो वो आदमी या वो वस्तु धड़ाम से उतनी ही तेज़ गिरेगा, ठीक है? जैसे कोई भी व्यक्ति 10 मंजिल से ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है? या फिर 2 मंजिल से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हमारा क्या है, तो हमारा उसको कम चोट लगेगी 2 मंजिल से, 10 मंजिल से ज़्यादा। जैसे वो कौन-सी बाजीगर मूवी है ना, अगर शिल्पा शेट्टी इतनी ऊपर से ना गिरी होती, 1 मंजिल से उसको धक्का दे दिया होता शाहरुख खान ने, तो वो ज़िंदा बच जाती है। ज़िंदा बच जाती तो उसकी पोल पट्टी पहले ही खुल गई होती, हैं? लेकिन उसने ऊपर ले जाके उसको मारा था ना, ठीक है? तो क्या है हमारा, जितना ज़्यादा h हाइट पे ले जाओगे, ठीक है? उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे ही नीचे गिरनी वस्तु चालू हो जाती है, उसका P जो है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। जो वस्तु को उसकी ऊर्जा स्थिति से मिलती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन, ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुआ। एक हमारा आपका जो क्या एक और एग्ज़ाम्पल लूँ मैं? बॉल का ले सकते हैं फिर। इलास्टिक देखिए, ठीक है? इलास्टिक का एग्ज़ाम्पल। इलास्टिक को जब हम खींचते हैं, तो उसके अंदर क्या एक एनर्जी स्टोर हो रही है, उसको भी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसने किस शेप में चेंज करा आपने, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई। जैसे छोड़ोगे पटाक से जाके लगेगा आपका, ठीक है? क्या है आपका, पटाक से जाके लगेगा, ठीक? तो हम इसमें एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, डैम होल्डिंग द वाटर। डैम है, पानी भरा रहता है, एक एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही डैम को खोला जाता है, पानी धड़ल्ले से एकदम से आ जाता है, बाढ़-वाढ़ आती है ना, जब बहुत बारिश होती है तो पानी फिर छोड़ना पड़ता है डैम का, तो वही है, वो एक प्रकार की एनर्जी है, वो स्टोर हो रही है। अब नीचे यहाँ पे टरबाइन-वरबाइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो टरबाइन घूमेंगी, टरबाइन घूमने से क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक? कोई भी एप्पल ट्री पे लगा हुआ है, तो वो कैसा है, वो एप्पल जब ट्री पे लगा हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्टोर है, ठीक है? बो एंड एरो का एग्जांपल ले लो। तीर कमान, तीर को पीछे खींचते हैं, तीर को पीछे खींचने के साथ ही हम क्या है उसमें एक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब पीछे खींच के उसको आगे से एकदम छोड़ेंगे तो वो जोर से जाके लगेगा, है ना? लेकिन ऐसे ही छोड़ दोगे तो नहीं लगेगा। ठीक सेम ये गुलेल, गुलेल देखिए? अरे ये तो वो है, वो वाला मूवी जो है ना, हम आपके हैं कौन में, वो मारता है पीछे उसके सलमान खान मारता है, माधुरी दीक्षित है ना शायद, हाँ। ठीक है? तो ये वही वाला गुलेल है जिसमें गाँव में इसमें गिनती भर-भर के बंदरों के मारते हैं बहुत, ठीक है? तो बंदर जहाँ गुलेल देखे बंदर भाग जाता है, लेकिन कुछ बंदरों को आदत हो जाती है वो नहीं भागते, उनको पता है इससे कैसे बचना है। ठीक है? तो हमारा क्या है, ये आपके एग्ज़ाम्पल हैं सारे के सारे हमारे पोटेंशियल एनर्जी के। अब पोटेंशियल एनर्जी का फ़ॉर्मूला होता है हमारा P बराबर mgh, P बराबर होता है हमारा mgh, ठीक है? m क्या होगा यहाँ पे, m बराबर हो गया हमारा मास। ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारी वस्तु है उसका द्रव्यमान। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो m क्या होगा, उसका मास हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया। अगला आता है हमारा g, g क्या होता है, g होता है आपका ग्रेविटेशनल। जी क्या है हमारा, जी जी की वैल्यू पता है ना, बताई थी, ठीक है? तो जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल, ठीक है? और एच क्या है, एच है हमारी बच्चों, एच है हमारी हाइट, एच है हमारी क्या, हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है? एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, दौड़ता हुआ खिलाड़ी उसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी, ऊंचाई पर कोई अगर बक्सा रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, तो उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। तना हुआ धनुष है, उसके अंदर क्या है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, रबड़ वाला एग्जाम्पल भी, गुलेल भी हो गई सेम, उसमें भी होगा हमारा, ठीक है? देखो, अब आता है हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा-सा है, ज़्यादा देखते हैं। क्या है? किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य मतलब नेट फोर्स डन, किसी वस्तु पे आपने जो कार्य किया है, वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा कार्य करोगे, ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। कम कार्य करोगे, कम आएगा। ठीक है? तो नेट कितना कार्य करा है, ये बराबर रहेगा कि जितना उसकी आपकी गतिज ऊर्जा में हमारा चेंज हुआ है, तो W बराबर डेल्टा के ई, ठीक है? ओके। अगला है हमारी किसी जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब ये क्या होगी, ये दोनों हमारा पोटेंशियल और काइनेटिक ऊर्जा को आप जो है मिला के करोगे, ठीक है? तो एम ई बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा निकल के आ जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी। बस इतना सही है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है?
हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और समझाऊँगी। जैसे कि इस पेन का ही मैं बताऊँ, इस पेन में क्या होगा, जैसे हम इसको ऊपर ले जाएँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। नीचे जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी आ गई, क्योंकि अब ये मोशन में आ गई ना, तो गति में आ गई ये चीज़, तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा भी हमारी आ जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है? तो जब हम इसको छोड़ेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी के बाद इसमें कौन-सी एनर्जी आ रही है? गतिज ऊर्जा भी हमारी आ रही है। सेम जो तीर कमान है हमारा, तीर को छोड़ेंगे ऐसे करके, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है? उसके बाद क्या है, उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक? तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। मतलब ऊर्जा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर। ठीक है, कोई भी एनर्जी कभी भी आप ना ही क्रिएट कर सकते हो। एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है हमारी। एनर्जी कैसी रहती है हमारी? कांस्टेंट रहती है हमेशा। ठीक है, इस यूनिवर्स में हमारी जितनी भी एनर्जी है कांस्टेंट है। आप खुद से बना नहीं सकते हो एनर्जी को, आप एनर्जी को ख़त्म भी नहीं कर सकते हो। तो जितना है एनर्जी हमारा कांस्टेंट ही हमेशा रहेगी। लेकिन हाँ, उसकी जो आपका रूप है वो बदलता रहता है। उसका क्या है? रूप हमारा बदलता रहता है। जैसे मैंने बताया था, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है? तो ऐसे करके हमारा जो रूप है एनर्जी का वो आपका परिवर्तित होता रहता है। मैकेनिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँगी। पहले सबसे पहला तो है हमारा, पहला है हमारा सीलिंग फैन। ठीक है, इसमें आप बताओगे कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में हमारी परिवर्तित हो रही है। ठीक है, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में हमारी परिवर्तित हो रही है। एक मैं और बताऊंगी आपको, एक और है हमारा कौन सा एग्जांपल, टरबाइंस। टरबाइंस जिनसे हमारा बिजली बनती है। ठीक है, तो जिनसे हमारी बिजली बन रही है। ठीक, इसमें क्या है हमारा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इससे हमारा सॉरी इसको रफ कर देते हैं। तो इसमें हमारी कौन सी एनर्जी थी पहले और वो हमारी कौन सी एनर्जी में परिवर्तित हो रहा है। तो ये दोनों सवाल हैं आप लोगों के लिए। जवाब जो जो बच्चे सीरियस हैं, देख रहे हैं सीरियसली, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। आगे चलते हैं हमारा, आगे क्या है हमारी पावर, कार्य करने की दर, रेट को हम शक्ति कहते हैं। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि आप जो है मैथ्स में बहुत क्वेश्चन करते हो कि फलाना व्यक्ति इतने कार्य को इतनी दिन में करता है, एक व्यक्ति 2 दिन में करता है, एक व्यक्ति 3 दिन में करता है सेम कार्य को, तो वो उनके कार्य करने की दर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। मतलब कि जैसे कि मुझे एक कार्य दिया जाए कि इस काम को आप करो, मैं करने में उसको 2 दिन ले रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति करने में उसको 1 दिन ले रहा है, एक व्यक्ति दूसरा है, तीसरा है जो 3 दिन ले रहा है, तो वो हमारे सबकी कार्य करने की क्या है, आपका दर है, रेट है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसको एनर्जी से कंफ्यूज मत करना। एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क और यहाँ पे है रेट। ठीक है, दोनों में फर्क है, कितने समय में कौन कितना काम कर रहा है वो एनर्जी नहीं नापेगी आपका। ठीक है, तो पावर हमारा क्या होता है, P बराबर W/T हो जाता है, कितने समय में आप कितना कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, कितने समय में, लिख लेते हैं यहाँ पे, मेंशन नहीं है यहाँ, कितने समय में आप कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, सेम कार्य को मैं ज्यादा समय में करूंगी, सामने वाला कम समय में कर सकता है, तो वो मेरा रेट है, वो सामने वाले का तो उसका रेट है। तो P बराबर हमारा समय अपॉन सॉरी P बराबर हमारा हो जाएगा, पावर बराबर होता है आपका शक्ति, पावर बराबर होता है हमारा W/T। W क्या है, ये वर्क है, T क्या है, हमारा टाइम है। मतलब कि 2 घंटे में मैंने कितना काम करा वो मेरी पावर है, किसी ने ज्यादा करा वो उसकी पावर है। ओके, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट याद रखते हैं, वॉट। एसआई यूनिट है इसकी वॉट, वॉट में हम नापते हैं। 1 वाट में कितना होता है हमारा, 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, 1 किलो वाट में 1000 वाट आते हैं। 1 मेगावाट में हमारे 10 की पावर 6 वॉट होंगे। सबसे ज्यादा हमारा हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर में आपका 746 वॉट होते हैं। कितने, 746, 786 नहीं, ऐसे याद रख लेना, 786 नहीं है, ये है 746। तो 746 वॉट होते हैं हमारे 1 हॉर्स पावर में।
ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो है आपका, वैसे तो खत्म हो गया शायद हमारा एक कॉन्सेप्ट, खैर छोड़ो वो हम फ्री फॉल बाद में समझेंगे। ठीक, तो हमने सारी की सारी चीजें देख ली कि जब कोई व्यक्ति सामान उठाकर चल रहा है तो वो कार्य नहीं कर रहा है, वो हमारा कार्य को नहीं कर रहा है। जब कोई व्यक्ति, जैसे मैं सामान सर पे लेके, कुली काम कर रहा है, सर पे लेके अपना बिस्तर जो भी सामान है लोगों का लेके जा रहा है, वो कार्य नहीं कर रहा है, वो जीरो कार्य है, क्योंकि सामान है सर पे, सामान का कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, तो कार्य जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्षैतिज है और फोर्स हमारा वर्टिकल है, तो फोर्स कैसा लग रहा है आपका, फोर्स आपका वर्टिकल लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अर्थ की ग्रेविटी द्वारा सैटेलाइट पर जो कार्य किया जाता है वो हमारा जीरो किया जाता है। अर्थ की ग्रेविटी द्वारा सैटेलाइट पर कार्य कैसे किया जाता है, जीरो। देखो सैटेलाइट को जब हम छोड़ते हैं, जब हम लॉन्चिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट भी, चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, ऐसी तो नहीं होती है सैटेलाइट, है, खैर छोड़ो जैसी भी होती है। ठीक है, ये हमारी सैटेलाइट है, ये हमारी क्या है, ये आपकी है सैटेलाइट। जब हम इसको छोड़ेंगे तो आपने देखा इधर से धुएं निकलते हैं, ठीक है, इधर से हमारा धुएं निकलते हैं, मतलब आपने जो इसमें फ्यूल भरा है ना बच्चों, जो हम फ्यूल भर रहे हैं इसमें, वो हम इसको ग्रेविटी से बाहर करने के लिए भर रहे हैं। रिमेंबर इट, हमने ग्रेविटी से बाहर कर दी, ग्रेविटी से बाहर नहीं करोगे तो खड़ाक से आके वापस गिर जाएगी, है ना। जब हमारा मिशन फेल होता है तो उसमें यही तो देखने को मिलता है कि गई नहीं। तो हम इसको तब तक फ्यूल देंगे जब तक हम उसको ग्रेविटी से बाहर ना चली जाए, उतना फ्यूल उसमें भरा जाता है। लेकिन बाद में जब ये अर्थ के चारों ओर, जैसे ये हमारी अर्थ है, अब इसको क्या है, हमारा अर्थ के चारों ओर ये चक्कर काटने लग जाती है, ये चक्कर काटती है ना, ठीक है, तो चक्कर काटती है ना ये, तो जो चक्कर काट रही है ना वो, उस टाइम उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अपने आप से चक्कर काटती रहती है। क्यों काटती है चक्कर, बताओ। मून अर्थ के केस में मैंने बताया था, हर वस्तु दूसरी वस्तु पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अगला टॉपिक भी यही है जिसमें हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ पर अपने आप से घूमती रहेगी, और यहाँ पर घूमने के लिए, इस वैसे साइंस का कॉन्सेप्ट है, किसी भी सैटेलाइट को फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो फिर उसमें फ्यूल सप्लाई इतनी कौन करेगा, सालों साल चलती है सैटेलाइट्स, है ना, तो कौन करेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स एवं एवं डिस्प्लेसमेंट हमारा 90 डिग्री पर होते हैं, तो हमारा वर्क कैसा हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। ठीक है, वर्क कैसा है हमारा, जीरो है। फ्री फॉल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टोटल एनर्जी लेकिन बराबर रहती है। वही फ्री फॉल ही है, ऊपर से नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ओके, ठीक है, एक बार सारे फॉर्मूले देखते हो। वर्क क्या है हमारा, बल द्वारा विस्थापन वर्क कहलाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की हमारी क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, गति की ऊर्जा, हाफ mv², इसका फॉर्मूला होगा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति की ऊर्जा, यानी कि mj, कहाँ है उसकी स्थिति पे मौजूद, कहाँ है वस्तु वो। पावर क्या है हमारा, कार्य करने की दर को पावर बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन क्या है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यूनिट्स याद रख लेना, हमारा जूल हो गई, वॉट हो गई, किलोवाट पर आवर हो गए। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस है ना वो हो जाते हैं आपके खत्म। अब यहाँ से चलेगा हमारा, यहाँ से चलेंगे हम, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे हमारी थ्योरी होती है खत्म। अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो हमारी थ्योरी यहाँ पे हो जाती है खत्म इस टॉपिक की। उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन जितने भी आपके सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने हमने देख लिए। बाकी क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चन करना, कोशिश करना कि खुद से सॉल्व करो, नहीं हो उसके बाद ही आप जो है वापस से आओगे हमारा सॉल्यूशन पे, एक्सप्लेनेशन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 अर्ग किसके बराबर होता है, 1 अर्ग इक्वल टू, ठीक है, डायन इंटू सेंटीमीटर बताया था। ठीक है, तो एक अर्ग हमारा कितने को, और ये सीजीएस सिस्टम में है हमारा, तो किसके बराबर होता है हमारा, 10 की पावर 7 और माइनस का जूल। ठीक है, हाँ पीछे भी मैंने ये चीज आपको बताई हुई है, और हाँ याद रखना कि अगर मैंने माइनस नहीं लगाया हो तो माइनस ही है वो। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम 1 अर्ग बराबर होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक डाइन कितना होता है, 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है हमारा, 10 की पावर में -2 मीटर। ठीक, और फिर हमारा इसी से निकल के आता है हमारा एक अर्थ, जो हो जाता है 10 की पावर -7 जूल। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मतलब कि ये बोल रहा है, यदि कोई बल
ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है जिसमें हमारा क्या है, ये हम बल लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इस प्रकार कार्य करता है, बल की दिशा में एक्स दूरी तक विस्थापित, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ये है हमारी एक्स दूरी। अब जो विस्थापन है ना वो सेम दिशा में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम हमारी डायरेक्शन में है, तो कार्य कैसा होगा, तो हमारा कार्य क्या रहेगा, ठीक है, एफ अपॉन एक्स रहेगा, एफ एक्स होगा, या फिर एक्स अपॉन एफ होगा, या फिर एक्स स्क्वायर हमारा एफ होगा। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स हो जाएगा। कि कितना बल लगा है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स मतलब दूरी, और हमारा फोर्स क्या है, बल है, सिंपल, ठीक। अगला है, कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, इस क्रिया से क्या पता चलता है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स, व्हाट डज दिस एक्शन इंक्लूड। इससे क्या होता है, कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर बल लगाया, वो क्षैतिज रूप से विस्थापित हो गई, मतलब कि हॉरिजॉन्टली विस्थापित हुई है, वो कैसे हुई है, हमारी हॉरिजॉन्टली विस्थापित हुई है, तो इससे क्या हमारा इससे आपका क्या पता चलता है, बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाता है, नहीं, बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा देगा, मास को थोड़ी ना बढ़ा सकते हो आप बल से, बल वस्तु के द्रव्यमान को कम करेगा, ये भी गलत है, बल वस्तु के जड़त्व को कम करेगा, जड़त्व क्या होता है वो तो अलग चीज हो जाती है, ठीक है, तो ये भी गलत है। कार्य बल द्वारा किया गया है, कार्य हमारा किया गया है, क्योंकि वस्तु जो है हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रही है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, इन फिजिक्स वर्क डन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे वर्क को, तब डिफाइन करोगे जब हमारा विस्थापन हो आपका, ठीक है। तो पहला है हमारा, किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है, के द्वारा नहीं कर पाता है, ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, ये तो दोनों ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अगला है, विस्थापित वस्तु द्वारा, ठीक है, डिफाइंड एज बाय डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कार्य हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कार्य हुआ है तो मतलब कि हमारा जो वस्तु है वो विस्थापित हुई है, कार्य नहीं हुआ है मतलब वस्तु विस्थापित नहीं हुई है। वस्तु पर कार्यान्वित द्वारा बलवाया फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जब हम फोर्स लगाएंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे जो है आपका बी और सी दोनों सही है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता क्योंकि ए हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाता है। जब कोई बल विस्थापन का कारण बनता है तो वह वस्तु पर कार्य होता है, अन्य विकल्प बल द्वारा किए गए कार्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो वर्क इज डन, किस केस में, पहला है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन को लेके जाता है, ये बोल रहा है कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है, कोई कार्य हमारा नहीं हुआ है। अब इसने ये बोला कि एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, इसने ये नहीं बोला कि वो वजन सर पे ढो के ले जा रहा है, इसने ये नहीं बोला कि वो आप किसी ट्रॉली में रख के ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है नहीं पता ना हमको, तो इसको छोड़ना पड़ेगा हमको। कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, ये बिल्कुल बेशक है, कंधे पर भार रखा हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर लग रहा है हमारा, ठीक है, थीटा की डिग्री कैसी हो रही है हमारा 90 डिग्री हो या फिर विस्थापन ना हो, तो आपने जो बोझ रखा हुआ है कंधे पर उसमें विस्थापन 0 है, ठीक है, आप चल रहे हो लेकिन उसमें वस्तु में विस्थापन नहीं है, 0 है, और जो बल लग रहा है वो हमारा कैसा लग रहा है आपका परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है उसके द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। आगे देख लो, वैसे अरुण मैदान पर खेलता है, ये नहीं होगा, सचिन 4 किलोमीटर चलता है हमारा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाता है। कार्य तभी होता है जब बल लगाने से वस्तु विस्थापित होती है, यहाँ कपिल जो है वो स्थिर खड़ा हुआ है मतलब विस्थापन 0 है, इसलिए कार्य भी हमारा कैसा होगा आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा है कि जो हमारा कार्य को बढ़ा देगा, कार्य को तब बढ़ेगा, देखो जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा वस्तु विस्थापित होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि कार्य जो हुआ है वो आपका ज्यादा हुआ है, डब्ल्यू बराबर आपका एफ इंटू डी होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा बल है ज्यादा विस्थापन है, दोनों की गुणा मान जो है ज्यादा आएगा, यानी कि कार्य ज्यादा हुआ है, ठीक है।
तो द्रव्यमान को कम करना, विस्थापन को कम करना नहीं, बल को कम करना नहीं, विस्थापन को बढ़ाना, इंक्रीजिंग दी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर लगने वाला 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है? देखो पहले तो फोर्स कितना है, F बराबर है हमारा 10 न्यूटन। फिर उसके बाद ये बोला विस्थापन कितना हुआ है, 2 मीटर हुआ है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है हमारा 2। अब इसने पूछा है वर्क डन निकालो, बहुत इजी है, W F इंटू डी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 आपका आ जाएगा 20। ठीक है, यूनिट क्या है, जूल है हमारी, तो 20 जूल। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हो जाता है हमारा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोमीटर भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है हमारा वर्क कितना होगा, तो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही तो देखा था हमारे पास, W बराबर होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से जो है ना फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्स हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास D है लेकिन आपको F नहीं पता, तो फोर्स निकालने को करेंगे हम M इंटू जी। ठीक, तो M कितना है, मास कितना है, देखो बच्चों मास है हमारा 1 मीटर, नहीं सॉरी 1 नहीं है, कितना, हाँ 1 किलोग्राम मास है हमारा 1 kg इंटू जी की मान उसने दे रखा है 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा यहाँ से 10, तो हमारा F हो गया आपका 10। तो यहाँ से लगा दो, W बराबर F था हमारा 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट है आपका 2.5। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 25 जूल। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हो जाता है आपका करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है, इसमें बल लगाया जाता है, इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट कहता है हमारा परपेंडिकुलर। व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस केस, और परपेंडिकुलर लंबवत जहां लगता है, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो कार्य है वो कैसा है, वो आपका शून्य हो जाता है। कार्य कैसा रहेगा आपका, शून्य रहेगा। अगला है जब कोई कार्य नहीं किया जाता है तो विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है? जब कोई कार्य नहीं किया जाता है तो विस्थापन और लगाए गए लगाए गए बल के बीच का जो कोण है वो होता है हमारा 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब थीटा 90 डिग्री होता है और कॉस 90 का मान होता है हमारा 0, इसलिए वर्क जब हम वैल्यू लगा के करोगे इंटू 0 से 0 कुछ भी करो आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो उदाहरण देख लो, इसने क्या दे रखा है, कोई वस्तु वृत्ताकार रास्ते में घूम रही है और गुरुत्वीय बल के नीचे हो और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर हो, तब गुरुत्व बल और विस्थापन के बीच का कोण हमारा 90 डिग्री हो गया। वही वाली सिचुएशन बोल रहा है जहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे हमने बताया था कि कोई भी सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ के चारों ओर जब चक्कर काट रही है। ठीक है, तो इसने ये वही वाला हमारा केस जो है बोला है। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित करती है तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट d meters displays d meter in the direction of force when a constant force of 10 newton applied, then what will be the work done in joule by the constant force? अब डायरेक्शन सेम है, बेसिकली ये पूछ रहा है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर हमारा क्या है, काम नहीं कर रहे रेजर। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारा बल की दिशा में 10 मीटर तक विस्थापित हुई है तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बेसिकली ये पूछा कार्य पॉजिटिव होगा, कार्य नेगेटिव होगा, कार्य हमारा कैसा होगा? ठीक है, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कार्य हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कार्य हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, और हमारा 10d कैसे होगा, ये होता है ना F इक्वल टू F इंटू डी। F क्या बोला है इसने, F बोला है हमारा फोर्स है आपका 10 न्यूटन, फोर्स है हमारा 10 न्यूटन और विस्थापन है
क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट को डी ही बोल दिया, तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा 10d, और 10d आपका रहेगा हमारा पॉजिटिव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाता है, यदि वस्तु डैश है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु पे आप फोर्स लगा रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए कि जो वर्क डन है वो हमारा पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस उसी दिशा में होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। पहला है गेट डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द फोर्स, परपेंडिकुलर नहीं, जीरो हो जाएगा। बल की दिशा के विपरीत, विपरीत में नेगेटिव हो जाएगा। बल की दिशा में ही विस्थापित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बार बार बताया है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हमारा। एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल लगाया गया है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था जिसमें हमारा कार में ब्रेक्स आप लगा रहे हो चाहे, ठीक है, तो वो कैसा आ जाता है, वो हमारा कार्य नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, कार्य कैसा है हमारा, ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य हमारा 5 जूल है, लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा। ठीक है, द वर्क डन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स है हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, और हमारा वर्क बोल दिया इसने, कार्य आपका कितना है, हमारा 5 जूल है। अब ये पूछ रहा है हमारा डी की वैल्यू, विस्थापन आपको निकालना है, तो विस्थापन हमको जो है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही है W इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाता है। W की वैल्यू है 5, तो 5 बराबर आ जाएगा हमारा फोर्स 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब D निकालना है, ठीक है, अपॉन में कर दोगे इसको, तो अपॉन में करके हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दोगे ना फोर्स को वर्क को, ठीक, तो आपका आ जाएगा 1, और 1 क्या हमारा मीटर, तो 1 मीटर यहाँ पे जो है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि ऊर्जा को ना तो आप बना ही सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा जो है हमारी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों सभी प्रकारों के रूपांतरणों के लिए मान्य है। The law of conservation of energy is valid for all situation and all types of conservation। क्या ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ठीक तो लग रहा है ये, बट देखो क्या तो इससे भी सही और कोई हो। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, गलत है। रूपांतरण प्रक्रिया से पहले और बाद में कुल ऊर्जा अलग अलग होती है, नहीं, सेम रहती है कुल ऊर्जा। ऊर्जा का निर्माण या उसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ना, गलत, उल्टा बोल दिया इसने, ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाता है आपका करेक्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबंधित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज व्हेन कंबाइंड रिप्रेजेंट दी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। अगला है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी एंड हमारा लाइट एनर्जी। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका m बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल है, लाइट, केमिकल, थर्मल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हमारी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, और जो हमारी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला है रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, सही बात। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है, सही लग रहा है वैसे तो। देखते हैं, रूपांतरण से पहले बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। वैसे देख लो, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सही बोल रहा है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर
सी है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक पिंड है पहाड़ी से लुढ़क रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा? केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, केवल फ्रिक्शन फोर्स होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी? तो भाई कोई भी पिंड है अगर सीढ़ियों से लुढ़क रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मैंने बताया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और जो उसकी लुढ़कते समय जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, नहीं इसको ऐसे बनाते हैं, कोई भी ऊपर से गिर रहा है, लुढ़क रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी क्या है, घट रही होती है, वही हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थित ऊर्जा संग्रहित हो रही है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, जैसे पता था कोई वस्तु हाइट पे जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, किसी इलास्टिक को खींच रहे हो, ठीक है, धनुष को खींच रहे हो पीछे से, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। माचिस की तीली जलाना, बेतुकी ऑप्शन है। मेज पर पेंसिल का घुमाना, नहीं। समतल सड़क पर एक वाहन को धक्का देना, ये भी गलत है। रबर बैंड को खींचना, इट मीन्स इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो रबर बैंड को जब खींचा जाता है तो उसमें स्थित ऊर्जा संग्रहित होती है क्योंकि उसका आकार बदला जा रहा है, लेकिन जब उसे जैसे ही छोड़ते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, उसमें क्या है, हमारी गतिज ऊर्जा आपकी आ जाती है। अगला सवाल देखते हैं। द्रव्यमान एम का एक पिंड जमीन से एच ऊंचाई पर ले जाया जाता है, पिंड का गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो वही हमारा पी ई बराबर एम जी एच, द्रव्यमान हो गया, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आपका एच हाइट होगी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या है आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला है आपका, जब एम द्रव्यमान की कोई वस्तु एच ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है, ठीक है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है? वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर सबसे अधिक होगी? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना ये, हाँ, तो कब सबसे अधिक कब होगी? जब बिल्कुल वो हमारे ग्राउंड पे टच होने वाली, टच होने से जस्ट पहले सबसे ज्यादा होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, और सबसे कम इस समय होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सेम उल्टा केस की बात करें, जब गिरना जैसे स्टार्ट हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और आपका गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, पोटेंशियल घटती रहती है। गिरते समय 104 रास्ते पर नहीं, गिरने के आरंभ में नहीं, आरंभ में तो सबसे कम होगी ना गतिज, जब यह धरती से टकराने वाली हो। हाँ बिल्कुल, जब यह धरती से टकराने वाली होती है उस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलती है। आगे समझ, ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होगी? ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, बराबर mgh। ठीक है, तो Pe इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मास कितना है, 5 kg है, जी बोल रहा है वो 10 लेना है हमको, प्लस हमारा क्या है, हाइट है हमारी क्या है आपका 5, तो निकाल लो पी, आ जाएगा हमारा, ये हमारा इंटू आएगा ना, इंटू 50 पंजे 150 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 250। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला है 1 किलोग्राम की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है, एच 30 मीटर हो गया। ठीक है, और देखो एम कितना हो गया आपका 1 kg हो गया, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा, और यहाँ पे जो जी है हमारा, जी बोल रहा है वो आपका 10। ठीक है, तो इसने हमारा कार्य पूछा है, कितना होगा कार्य। तो हमने निकाला था, देखो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना, ठीक है, W बराबर हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फोर्स तो नहीं दे रखा है, फोर्स हमारा नहीं दे रखा है, तो F निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो F बराबर हो जाएगा मास
इंटू जी, m इंटू जी, तो f हो गया हमारा 10। ठीक है, f हो गया हमारा 10, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट मानेंगे हम 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक जीरो लगा दो, 300। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो के ई बराबर हो जाएगा हमारा हाफ, मास कितना है, मास है हमारा 2 kg, वेलोसिटी कितनी है हमारी 5, और इसका है हमारा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सीधे लिख लो 25। ठीक है, सीधे लिख लो हमारा 25। तो जब इसको हम काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा, 25 जूल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 0.1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये गतिज ऊर्जा यानी कि हमसे निकलवा रहा है काइनेटिक एनर्जी। m दे रखा है, m है हमारा 0.1 kg। ठीक है, वही हमारा इसमें जो वेलोसिटी है v है, वेग है, वो है आपका कितना, वो है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें के ई निकाल लो, के ई बराबर हाफ, m है 0.1। ठीक है, इंटू कर दोगे हमारा 2 से, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का हमारा स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा ये 0.2 जूल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। ठीक है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा, इसमें फिर से काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा है। ठीक है, के ई बराबर हाफ, एम कितना है, मास एम है आपका, लिख देती हूँ 10 किलोग्राम, वही हमारा गति है, वेलोसिटी है, वो है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो एम मास 10 इंटू आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है हमारा 5 का स्क्वायर, तो निकाल लो कितना होगा हमारा, के इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ 50 जूल। क्या, एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं हम, हाफ 10 इंटू 25 हो जाता है। ठीक है, तो 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है और इसका अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब ये बोल रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चेंज इन हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें 2 बार आपको निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा सबसे पहले तो हम फर्स्ट लिख सकते हैं, इनिशियल लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट। तो पहले में क्या है हमारा, मास तो सेम रहेगा, हाफ मास है हमारा 10 kg इंटू 10 kg हमारा मास, और एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, इंटू 3 आ जाता है, 3 का हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 9, सॉरी इसको काट देंगे ना हम, हाँ इसको काट देंगे हम, 5 हो गया, तो ये तो कट गया, अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, इसको काट देंगे तो 5 इंटू आ जाएगा 9, तो ये हो गया हमारा 45। पहला क्या है काइनेटिक एनर्जी, पहले केस में निकली हमारी 45। ठीक है, अब दूसरी में निकालेंगे यानी कि फाइनल वाली सेकंड में, तो हाफ मास तो हमारा सेम है 10 ही है, लेकिन इस टाइम वेलोसिटी हो गई चेंज, वेलोसिटी क्या हो गई इस टाइम हो गई हमारी 5, तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख देंगे 5, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 5, तो ये हो जाएगी हमारी, सॉरी इसका स्क्वायर है ना,
पचम 25 और 25 पंजे कितना होता है हमारा? 25 पंजे होता है आपका 125। 25 पंजे कितना होता है हमारा? 125। अब ये बोल रहा है देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो हमारा चेंज आया वो आपको क्या देखने को मिलेगा? अब बताओ, आप यहाँ से माइनस करोगे प्लस करोगे, तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तभी तो हमारा चेंज निकलेगा। तो 125 में से आप जो है क्या माइनस करोगे? हमारा 45 माइनस करोगे। 125 में से हमारा 45 आप जो है माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा हमारा 80। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 80 हो जाता है हमारा करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? आपको डब्लू निकालना है। क्या है? हमको डब्लू पता करना है। ठीक है, और बाकी चीजें क्या क्या दे रखी है इसने दे रखा है हमको एम। तो एम कितना है हमारा? 1 kg। ठीक है, साथ ही अगर आपको पता हो कि वेलोसिटी में मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग और उसका अंतिम वेग बताया था। तो प्रारंभिक वेग को हम डिनोट करते हैं आपका u से। तो u बराबर है हमारा कितना? 4 मीटर पर सेकंड। वहीं v हम है, ये है अंतिम वेग, तो ये है हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ वर्क डन निकालने को करेंगे हम w बराबर हाफ m इंटू v माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, तो w बराबर हो जाएगा हमारा हाफ m मतलब 1 इंटू v कितना है आपका? 8। सीधे स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर कितना है हमारा? v का हो जाएगा 8 64 माइनस u कितना है आपका? u है हमारा 4 16। ठीक, तो w हो जाएगा हमारा, w बराबर है हमारा, इसको जब आप माइनस करोगे, ठीक है, पहले तो इसको काट दो। ठीक है, 32 माइनस 16 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, एक सेकेंड हाँ, इसको नहीं काट सकते अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 64 में से अब हम घटाएंगे 16 को, तो आ जाएगा आपका 48। 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 48। अब इस 48 को डिवाइड करो 2 से। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर, सॉरी 24 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि इसमें हमारे 2 वेलोसिटी दे रखे हैं, एक आपका प्रारंभिक वेग है और एक हमारा अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक को हम क्या है आपका u से डिनोट करते हैं जो 4 है, और अंतिम को 8 से डिनोट करेंगे। तो वर्क निकालने को क्या करेंगे? हाफ m इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू 64 माइनस 16 हो गया, ये माइनस होके आ जाता है हमारा 48। तो 2 को हम 48 से जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 24 जूल जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे किचपिच हो गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 हॉर्स पावर में आपका कितने हमारे वाट आ जाते हैं? ठीक है, तो यानी कि ये आते हैं हमारे 746। हमको लगेगा 786 है, 786 नहीं है, ये है हमारा 746 और क्या है आपका? वाट। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कौन सी नहीं है? किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड या फिर हमारा जूल। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहेगा? वो है हमारा आपका कैलोरी होती है, वाट पर सेकंड होती है, जूल भी होती है हमारी, किलोवाट नहीं होती। इसका मतलब यही जो है हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाता है इसमें सही। किलोवाट यह ऊर्जा की नहीं बल्कि किसकी? पावर की इकाई है, किसकी? पावर की, शक्ति की है हमारी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33। कार्य करने की दर को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क कैन बी डिफाइंड। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या था? पावर थी, एनर्जी थी, वर्क था, फोर्स था। तो पावर बोल रहे थे ना, शक्ति। ठीक है, आपके कार्य करने की दर क्या कहलाती है? हमारा शक्ति कहलाती है। और पी बराबर क्या था हमारा? पी बराबर था हमारा कार्य अपॉन समय, ऊर्जा अपॉन समय। अब देख लेते हैं पावर पे क्वेश्चन है हमारे। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति यानी उसका जो आउटपुट है वो हमारा कितना निकलेगा? उसका जो आउटपुट है वो हमारा कितना होगा?
इफ अ मशीन डज 500 जूल वर्क इन 4 सेकेंड, ठीक है, तो काम कितना है, पी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 500 काम है, कितनी देर में कर रही है हमारा, 4 सेकंड में कर रही है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125 वाट। अगला सवाल देखते हैं, 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाते हुए आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, ठीक है, और उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, तो ये पावर पूछ रहा है। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क कितने समय में हुआ है, फिर एनर्जी हमारा कितने समय में, ठीक है। अब ये ऊपर उठाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो पहले सबसे पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, mgh, ठीक है, तो कितना है हमारा, मास है आपका 80, जी है हमारा 10 और हाइट है हमारी कितना 40, ठीक है, तो निकालो, ये हो गया हमारा 832, तो ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। अब निकालेंगे हम P, तो P हो जाएगा W अपॉन या फिर E अपॉन T हो जाएगा, ठीक है, ये है हमारा 32,000, टाइम कितना है हमारा 50 दे रखा है, 5 6 30 और 5 चौक 20, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 640 जूल पर सेकंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। तो यहाँ पे जो है आपका जो टॉपिक था पूरा हमारा वर्क, पावर और एनर्जी खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा आपका ग्रेविटेशन। वैसे ग्रेविटेशन बीच बीच में कई दफ़ा पढ़ा है, जैसे आज के में पोटेंशियल एनर्जी निकालने को हम जी मानते हैं, एक्सेलरेशन जब पढ़ा था तब भी आपने जी पढ़ा है, लेकिन प्रॉपर जी हमारा क्या रहता है, उससे रिलेटेड कुछ हमारे कैप्लर्स लॉ वगैरह जो भी रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जिस बच्चे के पास भी अगर अभी तक किताब नहीं हो तो इस किताब को परचेज कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने वीडियो से देखा, लेक्चर पढ़ा, लेकिन उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि आप सेल्फ भी पढ़ें, तो उसके लिए ज़रूरी है कोई किताब होनी चाहिए। तो जनरल स्टडीज़ की किताब है जो मात्र आपको 299 रुपये में किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर इसमें पूरा का पूरा जीएस का हमारा सिलेबस कवर अप है, जहां आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4500 से ज़्यादा लेटेस्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस क्लास की पीडीएफ है, जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी की सारी की पीडीएफ, ई बुक्स फ्री में, नोट्स हो गए, हमारे वीडियोस के लिंक हो गए, सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगली क्लास में मिलेंगे हमारे कल यानी सैटरडे को अगले टॉपिक के साथ, ग्रेविटेशन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, और जो लोग पहले से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेक्चर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग हाजिरी लगाएंगे कि हम जो है डेली लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉमेंट करिएगा कि कैसे लेक्चर लग रहे हैं आपको और क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, कॉमेंट में शेयर करें। लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।